हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एस्पिरेंट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का ये हमारा सेशन इंडियन पॉलिटी के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर होने वाला है, जिसको लेकर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वह यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस। वह टॉपिक है रिट, यानी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की जो रिट होती है, जो रिट जारी की जाती है, आपने उसको सुना होगा। रिट अधिकारिता यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में। तो आज का है हमारा सेशन उसी टॉपिक को लेकर होने जा रहा है। इसमें जो है हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति क्या है, उच्च न्यायालय की शक्ति क्या है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यानी कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, इन दोनों का जो है विश्लेषणात्मक तरीके से हम अध्ययन करेंगे। और इसके साथ ही जो इम्पॉर्टेंट 5 प्रकार की रिटें होती हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास, जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर होने वाली है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। साथियों, सबसे पहले जो रिट होती है उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो रिट जो है वह भारतीय संविधान के एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, भाग 3 जिसको बोला जाता है, जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है। उसी जो भाग है, यानी कि भाग 3 का ही एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसे अनुच्छेद 32 के रूप में जाना जाता है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने जो है वह संविधान की आत्मा या तो हृदय कहा, यानी कि संविधान की आत्मा और हृदय कहा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल से संबंधित है, यानी कि जो अनुच्छेद 32 है वह व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा जो है वह करता है, और मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में वह एक सर्वोच्च संस्था को जो है वह नियुक्त करता है। वह सर्वोच्च संस्था जो है वह उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नाम से हमारे समक्ष जो है वह कार्य करती है। तो अनुच्छेद 32 जो है वह संवैधानिक उपचारों का क्या है, अधिकार है। स्टूडेंट, क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी अधिकार को जो है डॉक्टर अंबेडकर ने जो है वह संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, और यही अनुच्छेद जो है स्टूडेंट उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो रिट, सबसे पहले हमने क्या जाना कि अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, मूल अधिकार का पार्ट है, और यह जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को, ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय को नहीं, अनुच्छेद 32 जो है वह सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक, तो यह बेसिक बातें जो है हमने अनुच्छेद 32 के संबंध में, और रिट की शक्ति का जो स्रोत है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की जो शक्ति है उसका जो मुख्य स्रोत है वह कहाँ से है, तो वह अनुच्छेद 32 से है। ठीक, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो मूल अधिकार है, ठीक, मूल अधिकारों एवं अन्य मामलों में जो है वह रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास भी है, जिसका वर्णन कहाँ पे है, अनुच्छेद 226 में। तो ध्यान रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे निकल के सामने आ रही हैं, एक तो मूल अधिकार और एक लिखा हुआ है अन्य मामला। तो इसको समझ लेते हैं। जो उच्च न्यायालय होता है स्टूडेंट, इसकी जो शक्ति होती है रिट जारी करने की, यह मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आती है। बात सबसे पहली नंबर 1। और उच्चतम न्यायालय की जो रिट जारी करने की शक्ति है वह अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के अंतर्गत आती है। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंसेज है। जो उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति होगी वह मूल अधिकारों के लिए तो होगी, उसके साथ ही अन्य मामलों के लिए भी वह, जैसे कि यदि आपके कानूनी अधिकार का हनन हुआ तो उच्च न्यायालय उस संबंध में रिट जारी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट उस संबंध में रिट जारी नहीं कर सकती है। ठीक,
तो यह बेसिक डिफरेंस हुआ अनुच्छेद 32 और 226 में, यानी कि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के सहित अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकती है, जबकि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ही रिट जारी कर सकती है। इसके अलावा संसद के पास यह शक्ति है कि वह किसी अन्य न्यायालय को भी जो है वह सभी प्रकार के आदेश या रिट जारी करने की जो है वह शक्ति प्रदान करे। तो जो रिट होती है इसको वर्तमान में दो जो है वह न्यायालय जारी करते हैं, एक तो उच्च न्यायालय और एक उच्चतम न्यायालय और एक राज्यों का जो सभी राज्यों के उच्च न्यायालय हैं वह। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों रिट जारी करते हैं, लेकिन संविधान में यह कहा गया है कि यह संसद के पास शक्ति होगी कि वह किसी अधीनस्थ न्यायालय को भी इस प्रकार की शक्ति प्रदान कर दे। ठीक, तो इस प्रकार यह भी एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लिए बिंदु हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं तो इस तरह से जो है वह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का जो है वह रक्षक जो है वह है और उसकी सुरक्षा की जो है वह गारंटी देने वाला है। तो देखिए, जारी तो उच्च न्यायालय भी कर रहा है मूल अधिकारों के संबंध में रिट, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया कि मूल अधिकारों का रक्षक सिर्फ जो है वह कौन है, वह उच्चतम न्यायालय है। तो आप ध्यान रखिए कि उच्चतम न्यायालय जो है वह रिट जारी करना उसकी क्या है, उसकी का कर्तव्य है, यानी कि जो व्यक्ति है, जो लोग हैं भारत के, उनका यह अधिकार है कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वह रिट या कोई ऐसा आदेश जारी करे जिससे कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, प्रशासनिक जो ढांचा है वह उनके मूल अधिकारों का हनन न कर सके। तो यह उनका क्या हुआ, मूल अधिकार हुआ। लेकिन बात अगर आती है आर्टिकल 226 की, यानी कि उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति को लेकर, तो वह जो है वह मूल अधिकार नहीं है। जो उच्च न्यायालय है वह उसको जो है वह नकार भी सकता है, वह यह भी कह सकता है कि यह मैं नहीं कर सकता, यानी कि आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, मैं जो है इस पे कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं हूँ। वह उसे यानी कि वह उसे नकार भी सकता है, खारिज भी कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट, उच्चतम न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह इसे कभी भी खारिज नहीं कर सकता। यदि वह इसे खारिज कर देता है तो यह अपने आप में भी जो है वह व्यक्ति का मूल अधिकारों का हनन हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से उसको रक्षक या गारंटर जो है वह बोला जाता है, किसको, उच्चतम न्यायालय को। तो यह इंपॉर्टेंट बात रही हमारे लिए कि उच्चतम न्यायालय जो है वह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक या गारंटी देने वाला होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला बिंदु है कि उच्चतम न्यायालय का जो है वह रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से जो है वह 3 प्रकार से क्या है, भिन्न है। तो अब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का यह जो रिट संबंधी अधिकार है, रिट अधिकारिता है, रिट जारी करने की शक्ति है, उसमें डिफरेंस देखते हैं। तो यह स्टूडेंट बेसिकली 3 प्रकार से जो है वह भिन्न दिखाई देता है। तो चलो उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से वह 3 क्षेत्र हैं। तो पहला क्षेत्र हो जाता है कि उच्चतम न्यायालय जो है केवल मूल अधिकारों की जो है वह रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक, मूल अधिकारों की जो है वह रक्षा के लिए या उसके क्रियान्वयन के लिए जो है वह रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है वह मूल अधिकारों के अलावा, यानी कि मूल अधिकार इसके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी रिट जारी कर सकते हैं, जो कि अभी हमने पीछे भी इस संबंध में बात की। तो मूल अधिकारों और अन्य मामलों से संबंधित भी जो है वह रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय, जबकि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों से संबंधित रिट जारी कर सकती है। एक तो पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा जो है डिफरेंस क्या है कि उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता पूरे देश से संबंधित होती है। ठीक, यानी कि यदि सुप्रीम कोर्ट कोई रिट जारी करता है तो उसका जो प्रभाव क्षेत्र होगा वह पूरे देश में होगा। लेकिन यदि उच्च न्यायालय जो है वह कोई रिट जारी करती है तो वह जिस राज्य से संबंधित होगा तो उस संबंधित राज्य क्षेत्र में ही उसका जो है वह प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यह दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो उसको देख लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की जो शक्ति है वह अपने आप में क्या है,
मूल अधिकार है। अभी इसके बारे में भी हमने पहले बात की कि उच्चतम न्यायालय जो आर्टिकल 32 के तहत जो है वह रिट जारी कर सकता है, वह जो है वह अपने आप में ही मूल अधिकार होता है। यदि उच्चतम न्यायालय इस प्रकार की रिट जारी नहीं करेगा व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, तो वह अपने आप में ही मूल अधिकार का हनन हो जाएगा। जबकि बात करते हैं यदि अनुच्छेद 226 की, तो इसके तहत उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की जो शक्ति है वह क्या है, मूल अधिकार नहीं है, और इसे उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, नकार भी सकता है, खारिज भी कर सकता है। तो इस संबंध में हमने पहले भी चर्चा की थी। तो यह बेसिकली 3 डिफरेंसेस हुए अनुच्छेद 32 और 226 को लेकर। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बिंदु हमारे लिए रहे। इस प्रकार से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम में स्टूडेंट लगातार पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो अब जो है वह हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो रिट है उसको जारी करने की शक्ति को हमने देखा, और अब इसके बाद वह कौन कौन सी रिटें हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिट होती है वह क्या होती है, तो वह होती है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण अब जो है 5 प्रकार की रिटें होती हैं। इन 5 प्रकार की रिटों को हम एक एक करके डिटेल्ड में देखेंगे कि यह कब जारी की जाती हैं, किसके विरुद्ध जारी की जा सकती हैं, किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, इनका जो है वह प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण की। इसके बाद जो है हम देखेंगे जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है उसको हम देखेंगे। उसके बाद से ये जो चारों रिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, इस प्रकार की जो रिटें यहाँ पे दी गई हैं उसको देखेंगे। तो चलिए एक एक करके जो है वह हम 5 रिटों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके बाद जो है वह परमादेश देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं पहली रिट। तो हमारी जो पहली रिट है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके संबंध में देखते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है स्टूडेंट होता है को प्रस्तुत किया जाए, यानी कि को प्रस्तुत किया जाए। किसको प्रस्तुत किया जाए, तो उस व्यक्ति से संबंधित जो न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसके द्वारा हिरासत में जो है वह रखा गया, यानी कि को प्रस्तुत किया जाए। किसे प्रस्तुत किया जाए, यानी कि जिसे हिरासत में लिया गया है। और यह किसके विरुद्ध जारी होती है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध या उस संस्था के विरुद्ध जिसने हिरासत में रखा हुआ है। तो अब यह जो है वह किसके विरुद्ध होती है, तो सार्वजनिक जो प्राधिकरण होते हैं उनके विरुद्ध और व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जो है जारी की जा सकती है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसी प्रकार से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत संस्था या व्यक्तिगत के विरुद्ध भी, किसी इंडिविजुअल के विरुद्ध भी यह जारी किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट बिंदु हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में। नेक्स्ट है इसे जो है वह जारी नहीं किया जा सकता। तो किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, यदि जो हिरासत है, जो डिटेन किया गया है यदि किसी व्यक्ति को, यदि वह कानून सम्मत हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ किया गया हो। ठीक, तो उसके खिलाफ जो है वह यह जारी नहीं हो सकता। इसके अलावा कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, तो उस संबंध में जो है वह यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं हो सकती। इसके अलावा न्यायालय के द्वारा हिरासत किया गया हो तो उस संबंध में भी यह जारी नहीं होता। हिरासत न्यायालय की न्याय क्षेत्र से बाहर हुआ हो, यानी कि यदि मान लीजिए यदि किसी के हिरासत जो है वह गैर कानूनी तरीके से ही हुई हो, लेकिन यदि वह ऑस्ट्रेलिया में हुई हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है रिट? नहीं जारी कर सकता। या मान लीजिए किसी की हिरासत तमिलनाडु में हुई हो तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट उस संबंध में जो है वह रिट जारी करने से बचेगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह हिरासत जो है वह न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो तो उस संबंध में भी रिट जारी नहीं होती। तो यह इंपॉर्टेंट बिंदु रहा। अब इन्हीं 2 बिंदुओं को, यानी कि उसका अर्थ क्या होता है रिट का, और वह किसके खिलाफ जारी की जा सकती है, किसके खिलाफ नहीं की जा सकती है, तो इसी प्रकार देखते हुए हम 5 रिटों को देखते हैं। तो पहली वाली हमारी रिट जो है वह इस
को हमने देख लिया। नेक्स्ट जो हमारी रिट है वह है परमादेश, यानी कि मैंडमस इसको बोला जाता है। इसका शाब्दिक आदेश जो है वह क्या होता है कि हम आदेश देते हैं, यानी कि हम आदेश देते हैं। यह क्या है, यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जो है वह जारी किया जाता है। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ जो है वह जारी किया जा सकता है। तो किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है, इस प्रकार हमने देख लिया कि यह किसी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य से जारी की जा सकती है। इसके अलावा यदि बात करें तो परमादेश जो रिट है वह जारी नहीं की जा सकती किसके खिलाफ, तो निजी व्यक्ति के खिलाफ या निजी इकाई के विरुद्ध जो है यह जारी नहीं की जा सकती। इसके अलावा गैर संवैधानिक यदि कोई विभाग है तो उस संबंध में भी जारी नहीं की जा सकती। इसके अलावा संविदा कर्मी यदि कोई है तो उसके विरुद्ध भी नहीं जारी की जा सकती। भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध भी इस प्रकार की परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों के खिलाफ भी परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार किसके खिलाफ की जा सकती है, किसके खिलाफ नहीं की जा सकती, काफी इंपॉर्टेंट है। यह पूरे रिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक, पहला तो इंपॉर्टेंट है कि रिट का अर्थ क्या होता है, दूसरा है कि किसके खिलाफ जारी की जाती है, और तीसरा है किसके खिलाफ नहीं की जा सकती है। तो इन्हीं तीन बिंदुओं को आप देख के चलिएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा, इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है प्रतिषेध। अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। ठीक, रोकना। तो इसे जो है वह किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरण को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालयिक कार्य करने से रोकने के लिए जारी की। यानी कि यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय है, यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करने वाला है, ध्यान रखिएगा, करने वाला है, किया नहीं है अभी, करने वाला है, करने जा रहा है, तभी जो है वह कार्य करने से पहले ही उसको जो है वह रोक दिया जाता है उसके उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक, तो इस प्रकार यह कब जारी किया जा सकता है, तो किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी न्याय क्षेत्र की सीमा लांघने से पहले जो है उसको रोक दिया जाता है। बात करें कि प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों, इस प्रकार के जो कानून या कोई निजी व्यक्ति है उसके खिलाफ जो है स्टूडेंट यह जारी नहीं की जा सकती है। तो इसको जो है यह वाली जो है लाइन आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि यह किसके खिलाफ जारी की जा सकती है और किसके खिलाफ नहीं की जा सकती। तो यह एक प्रकार की न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक रिट है, इसको हमने समझ लिया। नेक्स्ट अपनी रिट देखते हैं। तो अगला जो है हमारा वह है उत्प्रेषण। कौन सी रिट, उत्प्रेषण, जिसको इंग्लिश में सरसरी रिट कहा जाता है। ठीक, इसको देख लेते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना। क्या है, प्रमाणित होना। और इसे जो है वह एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जो है वह जारी किया जा सकता है। यानी कि जो अभी हमने देखा प्रतिषेध रिट, ठीक, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध रिट उसी से सेम मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, उसको आपको हम बताते हैं। तो पहला तो क्या है कि उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जा सकता है, तो जो सेम ही है, लेकिन यह प्रतिषेध से हटकर निवारक एवं सहायक दोनों है, जबकि प्रतिषेध केवल क्या है, निवारक है। यानी कि जो उत्प्रेषण होता है, सरसरी रिट होती है स्टूडेंट, यह किसी कार्य के हो जाने के बाद जारी की जाती है। यानी कि यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय ने गलती कर दी है तब जो है वह उत्प्रेषण जारी होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन यदि कार्य अभी हुआ नहीं है तो उसके पहले ही उसे रोकने के लिए जो है वह जारी कर दी जाएगी उत्प्रेषण, यानी कि आप रुक जाइए यहीं पे। ठीक, तो यह जो बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों रिटों में, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी ज्यादा जो है वह प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो यह हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं।
अगली रिट हमारी है वह है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, ठीक। तो अधिकार परीक्षा जो रिट है वह इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। तो काफी इंपॉर्टेंट रिट होती है। यह जो है वह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिग्रहण, जो अवैध अनाधिकार जो है वो उसको ग्रहण करने से रोकता है। यानी कि यह जो अधिकार परीक्षा है या किसी व्यक्ति को यह पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर पहुंच गए। यदि मान लीजिए कोई लोक कार्यालय है, वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति आकर बैठ गया जो उस पद के लिए अर्हत नहीं है, ठीक, एलिजिबल नहीं है, तो उस संबंध में न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट जारी करके उससे पूछेगी कि आप किस अधिकार से इस पद पर जो है वह आप बैठे या इसको ग्रहण किया। तो इस प्रकार की जो रिट होगी वह अधिकार परीक्षा कही जाएगी। तो इस प्रकार पांचों प्रकार की रिट को हमने आसान भाषा में और विश्लेषणात्मक तरीके से समझने की जो है वह कोशिश की। और संविधान का जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति वाला संविधान अनुच्छेद 226, इन दोनों के डिफरेंसेस को, इनकी डिफिनीशंस को हमने देखा। तो इस प्रकार यह पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे लगातार परीक्षाओं में प्रश्न बनते आ रहे हैं और आगे भी बनेंगे। तो यह पूरा सेशन जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको देखिए, एक दो बार रिवाइज कीजिए, नोट्स से रिवाइज कीजिए, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा पूरा यह सेशन है स्टूडेंट यहीं तक, और आशा करता हूं कि आपको यह पूरा सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया हो तो पूरे सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।